हाय फ्रेंड्स, मेरा पूरा नाम एनिलिस मैरी फ्रैंक है। आप मुझे शॉर्ट में एनी कह सकते हैं। कुणाल मेहता सर आज आपको मेरे जीवन पर आधारित बढ़िया मूवी दिखाने वाले हैं। मेरा जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था और मेरा देहांत 1945 में मात्र 16 साल की उम्र में हुआ। मेरा जन्म एक जूइश यहूदी परिवार में हुआ था जब जर्मनी में नाजी सरकार बनी और यहूदियों को मारना शुरू किया। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में और मेरा परिवार और परिवार के 4 दोस्त नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में छुप गए थे। 1942 में जब जूइश लोगों के खिलाफ जुल्म बढ़ने लगा तो हम सब मेरे पिताजी ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग के एक खुफिया रूम में छिप जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे पर हम सब उस खुफिया घर में 2 सालों तक छिपे रहते हैं। पर एक दिन हम जहाँ छिपे थे उस जगह नीचे के फ्लोर पर काम करने वाली एक औरत नाजी सेना को हमारे बारे में बता देती है और हमें नाजी सेना पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल देती है। वहाँ बेगन बेल्सन में कंसंट्रेशन कैंप में मेरी सिस्टर मार्गो की भूख और बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसी वजह से मात्र 16 साल की उम्र में मेरा भी देहांत हो जाता है। जब वॉर खत्म हो जाती है तो मेरे पूरे परिवार में केवल मेरे पिताजी जिंदा बच जाते हैं। वो बाद में एम्स्टर्डम में हम सब जहाँ 2 साल तक छिपे थे उस खुफिया घर पर जाते हैं। इन 2 सालों के दौरान मैंने जो डायरी लिखी थी वो मेरे पिताजी को मिलती है। उस डायरी के अंदर मैंने मेरे और मेरे परिवार के अनुभव और दुख के बारे में लिखा था। तो मेरे पिताजी उस डायरी को पब्लिश करवाने का सोचते हैं और फिर इंग्लिश लैंग्वेज में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उस डायरी के ऊपर से बुक पब्लिश होती है। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे 13th बर्थडे के ऊपर उस डायरी को गिफ्ट किया था। 12 जून 1942 को मैंने डायरी में लिखना शुरू किया था और उसमें लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 को की थी। इस डायरी को बाद में उसकी मूल डच भाषा से दुनिया की कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। उसके ऊपर आधारित कई मूवीज, टेलीविजन और थिएटर के शो भी बनाए गए। मेरी यह डायरी में नाजियों के अत्याचार से पीड़ित यानी होलोकॉस्ट विक्टिम ऐसी मैंने 13 साल की लड़की ने क्या मानसिक यातना हर रोज के जीवन में झेली, उसका विस्तृत वर्णन है। मेरे जीवन पर आधारित इस बुक को दुनिया भर के लोगों ने खूब पढ़ा। मेरे जैसे इंसान के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब अनुभव था। उसका एक कारण यह था कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था और दूसरा कारण यह था कि मुझे ऐसा लगता था कि आगे भविष्य में 13 साल की लड़की ने इस डायरी में लिखी बातें शायद मुझे खुद या किसी और को जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। अभी तो मेरा डायरी लिखने का मन था क्योंकि मैं मेरे सीने में दबी सारी बातें डायरी में लिखकर बाहर निकालना चाहती थी। आगे एनी कहती है, एक दिन की बात है जब मैं बहुत डिप्रेस्ड, बोर्ड एंड लिस्टलेस यानी बहुत निराश, बोरिंग और थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं डायरी के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई थी और सोच रही थी कि घर में अंदर ही रहूं या बाहर जाऊं। तभी मुझे एक कहावत याद आई कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज में इंसानों से ज्यादा सब्र होता है। और ये बात याद आते ही आखिरकार मैं घर पर रहना ही डिसाइड करती हूँ। हाँ, यह बात एकदम सही है कि कागज में ज्यादा सब्र यानी धीरज होती है। दोस्तों, एनी ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि कागज में आप जो चाहे वो लिख सकते हो, पर उससे उल्टा आपके आसपास रहे लोग आपको एकदम शांति से सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए एनी फ्रैंक आखिरकार उसके दिल में भरी हुई सारी बातें किसी इंसान को बताने से ज्यादा डायरी में लिखना डिसाइड करती है। अब एनी कहती है कि डायरी लिखने की एक मूल वजह ये भी थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। अब शायद ये बात कोई भी इंसान बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली थी। बाहर से देखने पर तो वो अकेली नहीं थी क्योंकि उसके लविंग पेरेंट्स थे, 16 साल की सिस्टर थी और कहने को करीब 30 दोस्त थे। परिवार को प्यार करने वाली आंट्स थी और एक अच्छा घर था। बाहर से देखने पर मेरे पास सब कुछ था, बस एक सच्चे दोस्त की कमी थी। जब भी मैं मेरे दूसरे सारे दोस्तों के साथ होती थी तब बस मेरा समय अच्छा बीत जाता था। हम सब रोजमर्रा की बातें करते थे पर बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था। शायद इसलिए मेरा कोई क्लोज फ्रेंड, खास दोस्त नहीं था। बस यही एक समस्या थी। शायद उसमें मेरा ही दोष था क्योंकि मैं किसी का ज्यादा भरोसा नहीं करती थी। बस यही सीन था और ये सिचुएशन बदले ऐसा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। इस डायरी लिखने के अनुभव को बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं उसमें लोगों की तरह रोजमर्रा की रूटीन बातें लिखना नहीं चाहती थी, पर मैं डायरी को मेरी दोस्त बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने मेरी दोस्त जेसी इस डायरी का नाम किटी रखा। अगर मैं डायरी में सीधा ही मेरी बातें लिखना शुरू कर दूंगी तो आगे जाकर अगर कोई इस डायरी को पढ़े तो उसे डायरी में लिखी मेरी बातों का एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए पहले मैंने मेरी लाइफ का ब्रीफ स्केच लिखने का यानी शॉर्ट में लाइफ के बारे में लिखने का सोचा। मेरे पूजनीय पिताजी जब तक 26 साल के और मेरी मदर 25 साल की नहीं हुई तब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। मेरी सिस्टर मार्गो का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था और मेरा जन्म 1929 में 12 जून को हुआ था। मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए। मेरी मदर एडिथ सितंबर में पिताजी के साथ हॉलैंड चली गई।
जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गो को मेरी दादी माँ के पास आकर शहर भेजा गया। फिर दिसंबर में मार्गो भी मेरे मॉम डैड के साथ रहने के लिए आ जाती है। आगे एनी फ्रैंक कहती है, पहली बार मुझे मेरे बहन के सामने टेबल के ऊपर एज अ बर्थडे गिफ्ट रखा गया था। She likes you already. Yay! Welcome, my new little sister. I'm so happy you're here. पढ़ाई की शुरुआत के लिए मुझे सीधा ही मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में रखा गया। Time for school! Yay! I'm so excited! We're almost there! Woo! मैं 6 साल की हुई तब तक मैं वहां रही। फिर मेरे फर्स्ट फॉर्म यानी क्लास 1 की शुरुआत हुई। 6th फॉर्म यानी 6ठी क्लास में मेरी हेड मिस्ट्रेस मिसिस क्यूपरस मेरी टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि मेरा स्कूल से फेयरवेल विदाई का समय आ गया था। I'll miss you so much. I'll miss you too, but this is for you. Thank you. 1941 में 1941 में मेरी दादी माँ बीमार हो गई और उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसलिए उस समय मेरा बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट किए बिना ही चला गया। और 1942 में 1942 में जनवरी में दादी माँ का देहांत हो गया। मैं उनके बारे में बहुत ही सोचती रहती थी क्योंकि मैं उन्हें बहुत चाहती थी। 1942 में जब मेरा जन्मदिन आया तो हमने दादी माँ की कैंडल भी सबके साथ में रखी। मेरे माता पिता और हम 2 बहनों की लाइफ अच्छी जा रही थी। आगे एनी कहती है, और ऐसे ही चलते चलते 20 जून 1942 का आज का दिन आ जाता है जहां मैं समर्पित होकर दिल से डायरी लिख रही हूँ, जिसके फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसे लिखा था। दोस्तों, एनी ने उसकी डायरी को एक दोस्त के जैसे ट्रीट करते हुए उसका नाम किटी रखा था और इसी तरह से वो अपनी डियरेस्ट डायरी किटी को उसकी बात बताते हुए लिखना शुरू करती है। हमारा पूरा क्लास क्विकिंग इन इट्स बूट्स यानी डर और चिंता से कांप रहा था। उसका कारण था कि हमारी आगे आने वाली मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन से स्टूडेंट को आगे भेजना है और किस स्टूडेंट को पिछली क्लास में ही रखना है। इस बात को लेकर आधा क्लास एक दूसरे के साथ शर्त लगा रहा था। मैं और जीएन दोनों हमारे पीछे बैठे 2 लड़कों के ऊपर हंस रहे थे। जैक्स और सीएन ने उनकी हॉलिडे की पूरी सेविंग्स को शर्त पर लगा दिया था। सुबह से लेकर शाम तक सारे स्टूडेंट बस एक ही बात कह रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, हाँ तुम हो जाओगी, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगी। जी भी मेरे सामने देख रहा था। मेरा भयानक गुस्सा भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। यहाँ दोस्तों, एनी ने जीएन, सीएन और जी वर्ड्स का यूज किया है। वो उसके क्लास के किसी स्टूडेंट्स का उसने कोड वर्ड में नाम रखा था जिसका फुल फॉर्म डायरी में उसने नहीं लिखा है। एनी कहती है, मैं मुझे खुद को लेकर और मेरी जो गर्लफ्रेंड्स थी उनको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। मुझे पता था कि हम पास हो जाएंगे। बस एक ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसको लेकर मैं श्योर नहीं थी और वो था मैथ्स। पर बस अब हमें वेट करना था। तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत ना हारने को कह रहे थे। मेरी वैसे सारे टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी। कुल 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 मैन और 2 वुमेन थी। पर मिस्टर किसिंग नाम के ओल्ड फॉगी यानी पुराने जमाने की सोच और स्वभाव के मैथ्स के टीचर ऐसे थे जो फॉर एजिस यानी बहुत लंबे समय से मुझसे नाराज थे क्योंकि क्लास में मैं बहुत ही बातें करती थी। उन्होंने मुझे कई बार वार्निंग्स दी। Anne Franks, I am giving you warning. Stop talking. पर जब मैं नहीं सुधरी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को दिया जिसका टॉपिक था अ चैटरबॉक्स यानी बातों का पिटारा। Anne Frank, I am going to give you extra homework. Write down an essay in the homework. And the topic is chatterbox. मैं बातें बहुत करती थी तो वो मुझे पनिश करने के लिए और मेरी मजाक बनाने के लिए मेरे बातूनी स्वभाव के ऊपर ऐसा बेकार का ऐसे का टॉपिक दे दिया, अ चैटरबॉक्स। ऐसे बेकार के टॉपिक के ऊपर आप क्या ही लिखोगे। पर मैंने उसके बारे में बाद में सोचने का डिसाइड किया। बस मैंने वो टॉपिक नोटबुक में लिख लिया और नोटबुक को बैग में रखकर मैंने शांत रहने का प्रयत्न किया। उस दिन शाम को मेरा बाकी का होमवर्क खत्म करने के बाद मेरी नजर उस ऐसे टॉपिक पर गई। मुंह में मेरी फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए मैंने उस टॉपिक के ऊपर सोचना चालू किया। वैसे तो ऐसे बेतुके चैटरबॉक्स टॉपिक के ऊपर कुछ भी लिखकर शब्द के बीच में बड़ी बड़ी स्पेस छोड़कर होमवर्क पूरा किया जा सकता था, पर मैंने जीवन में बातें करना कितना जरूरी होता है उसके ऊपर कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स यानी ठोस दलील देने का सोचा। तो मैंने पहले बहुत सोचा और फिर अचानक मुझे आइडिया आ गया और फिर मैंने 3 पेजेस भर के ऐसे लिखा।
उस ऐसे में मैंने लिखा कि बातें करना वो स्टूडेंट्स का ट्रेट यानी स्टूडेंट्स का लक्षण होता है, पर वो उसे कंट्रोल में रखने का बेस्ट ट्राई करेगी। पर मेरी ज्यादा बातें करने की आदत मुझसे छूटी नहीं, क्योंकि मेरी मदर मेरे जितना ही या शायद मुझसे ज्यादा बातें करती थी, और इसलिए एनी डायरी में लिखती है कि बातें करना उसका इनहेरिटेड ट्रेट यानी विरासत में मिला हुआ गुण है, और इसलिए उसे कम करना मुश्किल था। हालांकि मिस्टर किसिंग मेरा ऐसे पढ़कर बहुत हंसे, पर जब दूसरी क्लास में मैं फिर से बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने को दिया, और इस बार टॉपिक दिया इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स यानी न सुधरने वाला बातूनी इंसान। Write down second essay in homework, and the topic is incorrigible chatterbox. मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने मिस्टर किसिंग ने दिए हुए उस टॉपिक के ऊपर भी ऐसे लिख के दिया, और फिर 2 लेसन्स तक मिस्टर किसिंग ने कोई कंप्लेन नहीं की। पर उनके तीसरे क्लास में मैं जब बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, Anne Frank, you are talking too much. Write down third essay in homework. The topic is quack quack, said Mistress Chatterbox. ये सुनकर पूरा क्लास जोरों से हंस पड़ा, मैं भी हंस पड़ी। हालांकि अब इस चैटरबॉक्स वाले टॉपिक के ऊपर लिख कर आई एग्जॉस्टेड बाय इंजेन्युइटी यानी कुछ अच्छा लिखने के मेरे मूल विचार खत्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग ही तरीके से ऐसे लिखने का ट्राई करती हूँ। मेरी दोस्त साना की जो अच्छी कविताएं लिखती थी, उसने मुझे पूरा ऐसे एक कविता के रूप में लिखने के लिए मदद करने की ऑफर की, और ये सुनते ही मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग मुझे चैटरबॉक्स शब्द वाले अलग अलग हास्यास्पद टॉपिक देकर मेरी मजाक उड़ाना चाहते थे, पर मैंने ये तय कर लिया था कि मजाक मेरी नहीं पर उनकी होगी। मैंने पूरा ऐसे कविता के रूप में लिखा और वो बहुत सुंदर था। इस ऐसे में एक मदर डक, फादर डक और उनके 3 चूजे यानी डकलिंग्स की कहानी लिखी। जब 3 डकलिंग्स बहुत आवाज करते हैं तो फादर डक उन्हें इतना मारते हैं कि वह मर जाते हैं। जब मिस्टर किसिंग ने इस पोएम को पढ़ा तो लकीली उन्होंने उसे राइट वे में लिया। उन्होंने इस पोएम को क्लास में पढ़ा और दूसरे क्लास में भी पढ़ा और उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स भी की। तब से मिस्टर किसिंग ने मुझे क्लास में बातें करना अलाउ कर दिया और एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क में ऐसे देना भी बंद कर दिया। और ऑन द कॉन्ट्ररी उससे उल्टा मिस्टर किसिंग ने उस दिन से क्लास में स्टूडेंट्स को जोक्स कहना शुरू कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा जाने का समय आ गया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक अच्छे इंसान बनना, माता पिता की सेवा करना और जीवन में कुछ अच्छा काम ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी कुछ गलत काम मत करना। Goodbye. Take care. God bless you. और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं